आज हम आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो है किसान आंदोलन। इससे हर एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका स्थान, इनका नेतृत्व किसने किया, ये कब हुए, या फिर इनको सीक्वेंस को लगाने के लिए कई बार जो है ऐसे क्वेश्चन बने हैं जो एग्जाम में हम सभी को कंफ्यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आप जो है अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं, या फिर अगर आपको मेरी कोई ट्रिक पसंद आती है तो आप उसके माध्यम से भी इनको याद कर सकते हैं। तो हम आज जो है शुरू करते हैं। भारत में जो किसान आंदोलन हुए हैं एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें यह है एक छोटी सी कहानी है कि दो फ्रेंड्स हैं, नीलू और चंपा। नीलू को जो है एक अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाता है, लेकिन जिस दिन उसका अवार्ड फंक्शन होता है उसके पैर में दर्द होने लगता है, तो वो अपनी फ्रेंड्स चंपा को भेज देती है। और अब चंपा उस वहां पे अकेले खड़े होके जो है, उसको कुछ पता नहीं था अवार्ड्स के बारे में, तो केवल बाय बाय और टाटा बोल के जो वहां से आ जाती हैं। तो हमारी ये ट्रिक है, नीलू के पांव में दर्द फड़के बोल रही चंपा अब खड़ी अकेले मेरे बदले बाय टाटा। तो नीलू ने बताया कि चंपा है वो अब अकेले खड़े होकर केवल और केवल बाय टाटा बोल के वापस आ गई है। तो देखते हैं, नीलू से आपने नाम सुना होगा नील विद्रोह का। इसके बाद पांव से पावना, दर्द से दक्कन, फड़के से फड़के विद्रोह, बोल से बिचौलिया, चंपा से चंपारण, अब से अवध, किसान आंदोलन, खड़ी से खेड़ा, अकेले से एका, मेरे का मतलब हो गया मोपला, बदले का मतलब हो गया बकास्त, बाय बाय से हो जाता है वॉयलार, और टाटा में एक टी से है तेभागा, वहीं दूसरे टी से है तेलंगाना। इस तरीके से हमारे जितने भी किसान आंदोलन हैं ये इसी क्रम में हुए। तो कभी भी अगर सीक्वेंस लगाने के लिए आता है तो अगर आपने एक ट्रिक याद कर रखी है तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये किस किस समय में हुए हैं, इनका समय क्या था, तो आप जैसे कोई मोबाइल नंबर याद करते हो उसी तरीके से इनके जो है सन को हम याद कर सकते हैं। जैसे नील विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति के तुरंत बाद जो है एक साल बाद ही नील विद्रोह हो जाता है, और 1857 की क्रांति के बाद होने वाला ये पहला विद्रोह था और ये जो है पहला सफल विद्रोह भी रहा है। तो इसका जो टाइम है वो 1859 से 60 के बीच में। उसके बाद बात करें पावना की तो ये हमारा 73 में हुआ है। दक्कन विद्रोह 1875 में हुए हैं और ये 1879 में हुए हैं। ठीक है, तो हम जो है इनका एक और क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो चारों विद्रोह हैं ये हमारे 19वीं शताब्दी के विद्रोह हैं, 19वीं शताब्दी के विद्रोह हैं। ठीक है, जबकि इसके बाद बिचौलिया की बात करेंगे तो ये हमारा 1913, चंपारण 1917, अवध किसान 1918, खेड़ा 1918, एका 1921, मोबला 1921, बकास्त 1938, और ये तीनों जो हैं 1946 में होने वाले विद्रोह थे। ठीक है, तो ये हमारा जो है पूरा सन भी हमको याद हो जाएगा। बस आप जो है पीछे की डिजिट जो है आप याद कर लें, 59, 73, 75, 79। ठीक है, तो ये जो है हमारे 19वीं शताब्दी के थे। और उसके बाद 13, 17, 18, 18, 21, 21, 38, 46 ये जो है हमारा
20वीं शताब्दी के विद्रोह थे। अगर हम बात करें कि ये विद्रोह कहां पे हुए हैं, इनका क्या स्थान रहा है, तो सबसे पहले अगर हम नील विद्रोह और पाबना विद्रोह की हम बात करें तो ये दोनों ही विद्रोह हमारे बंगाल के क्षेत्र में होते हैं। नील विद्रोह और पाबना विद्रोह ये दोनों हमारे बंगाल क्षेत्र के विद्रोह थे। इसके बाद दक्कन रिवोल्ट्स और फड़ के विद्रोह, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है हमारे महाराष्ट्र के हैं। दक्कन और फड़ के ये हमारे महाराष्ट्र में हुए थे। उसके बाद बिचौलिया आंदोलन की बात करेंगे तो ये हमारा राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां पे हुआ था, बिचौलिया। इसके बाद चंपारण, आपको पता है मित्रों की, आपको पता है कि बिहार में हुआ था चंपारण। इसके बाद हमारा है एका आंदोलन, अवध नाम से पता है हमारा यूपी वाला जो क्षेत्र है, लखनऊ वाला। उसके बाद जो खेड़ा आंदोलन है, खेड़ा है हमारा गुजरात का खेड़ा। खेड़ा के बाद हम बात करेंगे एका की, तो जो एका है वो हमारा उत्तर प्रदेश में होने वाला विद्रोह था और कई बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में इसको पूछा गया है, तो आप याद रखिए उत्तर प्रदेश परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, कई बार ये पूछा जा चुका है। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पे था। इसके बाद हम बात करें जो हमारा बचा है बकास, वॉयलार, तेभागा और तेलंगाना, इसमें जो वॉयलार है वो भी जो है हमारा केरल के तट पे ही संपन्न हुआ था। जो हमारा तेभागा आंदोलन है उसके जो है दो जगह जो है उसका नाम मिलता है, कभी त्रिपुरा देखने को मिलता है और कभी हमको बंगाल देखने को मिलता है, तो हम इस तेभागा को भी बंगाल में ही जो है डाल सकते हैं। तेलंगाना, जैसा कि आपको पता है तेलंगाना का जो क्षेत्र है वहीं पे हुआ है। उस समय तेलंगाना नहीं था, आंध्र प्रदेश था, इसलिए आपको एग्जाम में जो है आंध्र प्रदेश भी देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से। उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा एक आंदोलन अभी आपका रह गया है बकास का आंदोलन। जो बकास है वो भी बिहार का है, इसको भी यहां पे आप जो है लिख सकते हो बकास, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जो है याद कर लेना, ठीक है। ये बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। एक बार आप इसकी मैपिंग करोगे तो ये सारे के सारे आपको इसी तरीके से याद हो जाएंगे। अब जो है हम आगे बात करें तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। उन्नीसवीं और 20वीं शताब्दी के विद्रोह में क्या अंतर था, अगर हम इसकी बात करें 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी दोनों किसान आंदोलन में क्या अंतर रहा है, तो इसमें एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जितनी भी कमियां हमारी 19वीं शताब्दी में थी उस सबको हमने 20वीं शताब्दी में दूर करा था। जैसे सबसे पहले जो हमारी कमी थी कि 19वीं शताब्दी के जितने भी आंदोलन थे वो क्षेत्रीय थे, जबकि यहाँ पे ये आंदोलन राष्ट्रीय हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा, अगर दूसरी चर्चा बात करें तो इस पे यहाँ पे एकता की कमी मिलती है, यहाँ पे हमको एकता दिखाई देती है। तीसरी बात करें तो यहाँ पे कुशल नेतृत्व की कमी थी, कुशल नेतृत्व की कमी थी, तो यहाँ पे कई सारे कुशल नेता इन आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं। जैसे इसी समय जो हमारे अभी नए नए लॉन्च हुए हीरो जो हॉलीवुड से बॉलीवुड में एंट्री करे थे, मिस्टर गांधी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे तमाम नेता जो हैं इन आंदोलनों को अपना समर्थन देते हैं और इनको सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथे कारण की बात करें तो इनका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, राष्ट्रीय आंदोलन से इनका जुड़ाव नहीं था। वहीं ये जो आंदोलन है ये सभी आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन
से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये 19वीं और 20वीं शताब्दी के आंदोलनों में मुख्य जो है हमको अंतर देखने को मिलता है। एक और अंतर आप देखोगे तो जो 19वीं शताब्दी के आंदोलन थे वो स्थानीय मुद्दों के थे, जबकि ये व्यापक स्तर पे जो है इनको पूरे देश के एक समस्या को लेके जो है चलने वाले होते थे। यहाँ पे बात करें 19वीं शताब्दी के आंदोलन में, तो यहाँ पे जो आंदोलन हुए थे वो अपनी पूर्व स्थिति को बनाए रखने के लिए किए गए थे, जबकि जो 20वीं शताब्दी के आंदोलन है वो एक नव परिवर्तन को लेके किए जा रहे थे। ठीक है, तो इनमें जो है ये मुख्य अंतर है। आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है हम आगे बात करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आगे चर्चा करते हैं। हम देखें कि कोई भी जो आंदोलन होता है उसके होने के कारण क्या हुए। सबसे पहले हमें उसके रीजन को जानना चाहिए, तभी जो है हमें कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में आता है जब हम उनके रीजन को जानते हैं। तो अगर हम इनके कारणों की बात करें तो इनके कारण में दो महत्वपूर्ण कारक हैं सभी आंदोलन में। ये आपको लगभग देखने को मिलेंगे आप मेंस में जब भी लिखोगे, क्योंकि ये मेंस का भी टॉपिक है, तो आपसे जो है इनके कारणों पे कई बार क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले आप इनके आंतरिक कारण और जो दूसरा पक्ष दिखाओगे वो आप उसको बाह्य कारण को दिखाओगे। आंतरिक कारण में अगर हम बात करें तो आंतरिक कारण में लगभग 6 से 7 कारण आपके आते हैं। सबसे पहले राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल, उसके बाद प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, उसके बाद हम बात करें तो आर्थिक कारण इकोनॉमिकल, उसके बाद सामाजिक सोशल रीजन, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका आ जाएगा धार्मिक कारण, धार्मिक कारण के बाद सांस्कृतिक कारण और सांस्कृतिक कारण के बाद वैचारिक कारणों पर भी हम जो है प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनके राजनीतिक कारणों की बात करें तो जो भी अंग्रेजों के द्वारा पॉलिसी लाई गई थी, जो भी नीतियां यहाँ पे चलाई गई थी, जिसमें सबसे बड़ी जो कारण था वो था इनका भू राजस्व। भू राजस्व की बात करें तो प्राचीन भारत में अशोक के समय में जो भू राजस्व था वो मात्र 17% था। और लुम्बिनी में आपने देखा होगा कि जब अशोक लुम्बिनी की यात्रा किए तो उन्होंने वहां पे भू राजस्व की दर को 1/8 से घटाकर 1/10 कर दिया गया था। उसके बाद मध्यकालीन भारत में बात करें तो केवल 2 शासक अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को छोड़ दें तो जो शेष शासक हैं उनका भू राजस्व दर 33% था। लेकिन जो अंग्रेज हैं इन्होंने भू राजस्व की दर को लगभग 50% तक वसूल किया। ठीक है, वो विलियम बैंटिंग के समय में तो ये भू राजस्व दर बढ़कर 60% तक हो जाती है। तो ये जो एक राजनीतिक कारण था। उसके बाद अगर हम प्रशासनिक कारण की बात करें तो ये जो है प्रशासनिक कारण में जबरदस्ती राजस्व की वसूली, इसमें जो है इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इस तरीके था कि जबरदस्ती राजस्व की वसूली होती थी। इसमें आपने एक प्रथा का नाम सुना होगा जिसको हम इजारेदारी प्रथा कहते हैं। इसमें जो वहां के जमींदार और सामंत थे जो भी ऊंची बोली लगाते थे उनको ही जो है भू राजस्व वसूल करने के लिए दे दिया जाता था। पहले ये बोली 3.6 करोड़ थी और बढ़ते बढ़ते ये 13 करोड़ तक हो जाती है। तो जो ऊंची बोली लगाएगा वो जो है अब उसकी वसूली भी जो है उतने ही कठोर तरीके से करता था। अगर हम आर्थिक कारणों की बात करें तो क्योंकि भू राजस्व की दर बहुत ऊंची थी इसलिए जो हमारे किसान थे वो उच्च ब्याज दरों पर लोन लिया करते थे और
जितने भी महाजन थे उनके जो है चंगुल में फंसते जाते थे। उसके बाद आप देखोगे कि जो दक्कन का हमारा विद्रोह हुआ है वो एक ऐसे ही सामंतों के खिलाफ होने वाला विद्रोह था। तो ये भी जो है हमारी आर्थिक कारणों में से एक था। सामाजिक कारण की बात करें तो उस समय सती प्रथा का अंत, उसके बाद विधवा विवाह, उसके बाद रंग भेद की नीति, ये जो है अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी। जो सती प्रथा, विधवा विवाह था वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक धर्म की पहचान थी। जब इसमें बदलाव किया गया तो उन लोगों में भी जो है आक्रोश आ गया और रंग भेद की नीति, काले काले को भेद जो है इसमें किया जाता था। उसके बाद हम बात करें धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों की, तो आपको पता ही होगा भारत में कुछ ईसाई मिशनरी आई और इन्होंने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया, जिससे धर्म को संकट में पड़े हुए देख यहाँ के लोगों में भी अपने धर्म की रक्षा के लिए मजबूरी में जो है विद्रोह करने पड़े, उनके अंदर भी आक्रोश जो है उत्पन्न हुए। उसके बाद वैचारिक कारणों की बात करें तो आपने नाम सुना होगा दीनबंधु मित्र, जस्टिस रनाडे जैसे उनका सत्यशोधक समाज के माध्यम से उन्होंने इन किसान आंदोलनों को अपना समर्थन दिया। और जबकि जो हमारे दीनबंधु मित्र थे उनकी पुस्तक नील दर्पण में उन्होंने नील आंदोलन का जो है जिक्र किया और उसको जो है अपना समर्थन दिया। तो ये जो है सारे हमारे कुछ आंतरिक कारण थे। अब जो है हम बाह्य कारणों की अगर बात करें तो बाह्य कारणों में अगर 1850 में आपने एक नाम सुना होगा कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स की 1850 में मार्क्सवादी विचारधारा का बोलबाला था। और इस मार्क्सवादी विचारधारा में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि किसानों और मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ है तो वो बेड़ियां हैं। और ये जो है ऐसी विचारधारा थी जिसने सभी को बहुत अधिक प्रभावित किया। उसके बाद अमेरिकी क्रांति की सफलता, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति की सफलता, इन्होंने भी जो है भारतीयों के दर्शन को जो है एक अलग पहचान दी, उनके सोचने के नजरिए को बदला और उनको जो है अपने खिलाफ हो रहे शोषण के अगेंस्ट खड़े होने के लिए मजबूर किया। ये दोनों ही क्रांतियां एक जो वहां पे शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध थी और दोनों में ही जो है सफलता प्राप्त हुई थी। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो 18वीं शताब्दी थी वो यूरोप में बौद्धिक विचार का युग था, तो 19वीं शताब्दी भारत में जो है बौद्धिक विचार का युग थी। तो इस तरीके से हमने किसान आंदोलन पे बात की आज। और अब जो है मैं आपको ये बता दूं कि हम प्री और मेंस दोनों को ही ध्यान में रख के अपनी वीडियो बनाते हैं, ठीक है। उसमें हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक भी देते हैं, कुछ ऐसी बातें भी बताते हैं जो प्री में आपके काम की नहीं होंगी, लेकिन मेंस में लिखने में आपको सफलता मतलब देने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी। और जो है हम प्री के मुद्दों पर भी बात करेंगे। तो जो हमारा पहला वाली लाइन थी जिसमें हमने जो यहाँ के रिवोल्ट थे वो सारे याद करें, उनका सीक्वेंस, वो कहाँ पे हुए, वो हमारे प्री के काम के थे। जबकि जो इनके कारणों की बात करी वो हमें मेंस में लिखने के लिए क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये हमारा पहला वीडियो था। अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी नमस्कार, आप अपना ध्यान रखिएगा और घर में रहिएगा।